जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज कुछ बिहार पुलिस के लिए मैं प्रश्नों के साथ आया हूँ। वैसे तो मैं कुछ पहले ही बोला था आने के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे, इस कारण मैं नहीं आ सका था। आज बहुत कम प्रश्नों के साथ हम आए हैं क्योंकि अभी भी बोर्ड पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, कुछ समस्याएं हैं और 15-17 क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूँ। एक एक करके डिस्कस करूँगा और फिर कल से ठीक हो जाना चाहिए बोर्ड, तो फिर पूरे क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। ये हम लोग बिहार पुलिस के लिए इस टॉपिक को करेंगे और यहाँ पर सिर्फ अति संभावित प्रश्न ही रहेंगे हमारे। पहला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है? ये क्वेश्चन पिछली बार बिहार पुलिस में पूछा भी गया है और ये किसके द्वारा होता है? तो IUCN के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये IUCN की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये रेड डेटा बुक में वैसे जीवों को हम लोग शामिल करते हैं जिन पर ये विलुप्ति का खतरा उत्पन्न हो गया रहता है, वैसे जीवों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो आपका रेड डेटा बुक संस्था जो जारी करेगी उसका नाम है, उस संस्था का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो 1948 में इसको स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें तो ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का विद्युत धारा का SI मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा के SI मात्रक की हम लोग बात करेंगे तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और ये फंडामेंटल यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट से ही हम लोग डिराइव्ड यूनिट को निकालते हैं। और यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, केल्विन आप जान ही रहे हैं टेम्परेचर का है। ठीक है, ये इसके बाद ये फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल की संख्या कितनी है? फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या 7 होती है और वहीं से बाकी सभी हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग निकालते हैं। फंडामेंटल तो आपको साथ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस की अगर हम लोग बात करें तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इस कारण हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, और हम लोग इसे लागू किए 26 जनवरी को। क्यों लागू किए 26 जनवरी को? क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के पहले पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसी कारण हम लोग अपने संविधान को लागू किए 26 जनवरी को, जबकि बनकर तैयार हो गया था हम लोगों का 26 नवंबर को और इसी कारण संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। और बाद में 26 जनवरी को हम लोगों ने जब संविधान लागू किया तो गणतंत्र दिवस हमारा हो गया 26 जनवरी और आज़ादी जब 15 अगस्त को मिली तो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक क्षेत्राधिकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत वैसी बातें आती हैं जिसमें दूसरा कोई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। जैसे दो राज्यों के बीच के विवाद या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद, ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार है, दूसरा कोई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में कौन आएगा? आपराधिक मामले नहीं आएंगे, दीवानी मामले नहीं आएंगे। ये तीसरा आएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाले विवाद, ये आ जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारा कोई भी हाई कोर्ट इसमें सुनवाई नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इस कारण वैसे अधिकार को हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक क्षेत्राधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला है हम लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाहरी आवरण किस संघ के जीवों में होता है?
तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाहरी आवरण हम लोग वैसे जीवों के ऊपर देखते हैं जिनका शरीर कोमल होता है और उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर से एक आवरण पाया जाता है। और ऐसा होता है मोलस्का संघ के जीवों में, इस तरह की बातें हम लोगों को देखने को मिलती है। और मोलस्का संघ में हम लोगों का आता है स्नेल आता है, ठीक है, ऑक्टोपस आता है, उन सबों में इस तरह के बाहरी आवरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाहर से एक आवरण रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा वो है हड़प्पा सभ्यता में जुताई किए हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले। तो हड़प्पा सभ्यता में जुताई किए हुए खेतों की अगर हम लोग बात करें तो जुते हुए खेत हम लोगों को कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जुताई किए हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग लोथल की बात करें तो लोथल में वहां से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा में सफेद कुआं, सफेद पत्थर, इन सबों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसे तो प्रेतों का टीला कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये जुताई किए हुए खेत हम लोगों को कालीबंगा में मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बैंक दर किसे कहते हैं, ठीक है। तो बैंक दर हम लोग उस दर को कहते हैं जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग बैंक रेट कहते हैं। जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को, कोई भी कॉमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए ऋण देता है तो उसे हम लोग बैंक दर कह देते हैं। और वही अगर ऋण कम समय के लिए दिया जाए तो उसे हम लोग रेपो रेट कर देते हैं। अगर अल्पकाल का ऋण हो जाएगा, तो ये रेपो रेट हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पिछली बार बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर होगा, दीर्घकाल के लिए होगा, तब इसको हम लोग बैंक रेट कह देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका रेपो रेट हो जाता है। और वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण ले, अगर आरबीआई स्वयं ऋण ले तो उसे हम लोग कह देते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इसका आंसर बैंक दर किसे कहते हैं, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए ऋण देगा वह बैंक रेट होगा, ठीक है। छोटे समय के लिए देगा रेपो रेट हो जाएगा। आरबीआई खुद लोन लेगा वो आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो दयानंद सरस्वती इसका आंसर होगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, साथ ही दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा की बात करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन है। मादा हार्मोन की हम लोग बात करें तो मादा हार्मोन किससे स्रावित होंगे, ओवरी से स्रावित होंगे। और ओवरी 3 हार्मोन को स्रावित करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन आपके मादा हार्मोन होते हैं। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण फीमेल की आवाज पतली होती है और उनका शारीरिक विकास होता है। एस्ट्रोजन गर्भ धारण करने में मदद करता है और रिलैक्सिन ये चाइल्ड बर्थ में मदद करता है, बच्चे के जन्म के समय मदद करता है। हम लोग आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। छठी अनुसूची के राज्य पूछे गए हैं, ठीक है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी
लेकिन बाद में अभी वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और इसमें छठी अनुसूची पूछा जा रहा है। तो छठी अनुसूची में हम लोगों के जिन राज्यों का मेंशन किया हुआ है और वो राज्य हैं हमारे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आप शॉर्ट में याद रखेंगे AMST, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये छठी अनुसूची से संबंधित राज्य यही हैं। आगे के इसमें आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ये तो फैक्ट आधारित है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मुद्रा राक्षस जो है यह विशाखदत्त की रचना है। गुप्त काल में आप लोग इसे पढ़ेंगे, कालिदास का मेघदूत वगैरह आता है। ठीक है, तो फैक्ट आधारित है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन तना है। तो तना हम लोग उसे कहते हैं जिसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो, जिसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो। अगर ये ऐसे है, इस पर इस तरह की लकीरें जो नजर आती है किसी पेड़ पर, तो इसे ही हम लोग नोड इंटरनोड कहते हैं। और जहां पर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होगा उसे ही हम लोग तना कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अदरक आंसर हो जाएगा। अदरक में नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। अदरक को आप देखेंगे लगभग इस तरह से होता है, इस तरह की रचनाएं आपको नजर आएंगी। तो ये नोड इंटरनोड यही है और इस कारण अदरक एक तना है। नोड और इंटरनोड की उपस्थिति के कारण अदरक एक तना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक अधिक होता है, इस कारण हम लोग बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। आंसर इसका होगा टंगस्टन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से में कौन सा कारक है। से में कौन सा कारक है। ठीक है, ये दो कारक ऐसे हैं जहां पर से आता है। ठीक है, एक करण में आता है और दूसरा अपादान में आता है। अपादान में आता है, दोनों में से आते हैं। लेकिन यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जब दो चीजें अलग होती हैं एक दूसरे से, तो वहां पर हम लोग अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर अपादान कारक होगा। अपादान कारक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह हम लोग अरुण को कहते हैं, क्योंकि अरुण अपने एक्सिस पर बहुत अधिक झुका हुआ है और बहुत अधिक झुके हुए होने के कारण ही उसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बाकी मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की अगर हम लोग बात करें तो निकट दृष्टि दोष में इमेज रेटिना के आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कारण हम लोगों को ये फैलाने वाला लेंस लगाना होगा, और फैलाने वाला लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज तो कम ही क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद।